ओके, सो बहुत वेट कर लिया बच्चों के लिए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वैसे टेस्ट के मार्क्स जो 20 को हुआ था। आप लोगों का जो अभी रिजल्ट है ना, अलोंग विद योर फोटोन कैटलिस्ट क्या मिल रहा है, वो आप लोगों को मंडे तक पता चलेगा। ठीक है, अभी वो रिजल्ट नहीं आया है। अभी आप लोगों को फिलहाल मिला है टाइमिंग वाला लिंक। मुझे उस लिंक के बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को मिल चुका है टाइमिंग प्रेफरेंसेस वाला लिंक जो है, आप लोगों ने, कई बच्चों ने उसे फिल भी कर दिया होगा, है ना? मिला है ना? बिल्कुल। तो उसमें क्या है, आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, लाइक 4 टू 5, 5 टू 6, है ना? फोटोन कैटलिस्ट वाला भी था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टाइमिंग्स बदल दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को 3 प्रेफरेंसेस तो कंपलसरी भरनी है। 4th ऑप्शन है, भरना चाहे भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है, बहुत सारे बच्चे एक ही ऑप्शन को तीनों में भर देंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है। ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट पहली 2 डिफरेंट प्रेफरेंसेस भरें। ठीक है, 4 टाइम्स चुने हैं तो वेरी गुड। कई बच्चे एक ही को चुन रहे हैं सब में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एटलीस्ट 2 ऑप्शंस हमें दीजिए। थर्ड आप सेम रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, एक चीज ये बतानी थी। दूसरी चीज मुझे आपसे ये डिस्कस करनी थी कि जो आपका अभी इस संडे भी टेस्ट होने वाला है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर टेस्ट में जो अवंती फेलोज में जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उसके जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे, तो हर बैच का कौन सा वीकली अचीवर होगा, टॉप वीकली अचीवर होगा, हम वो निकालने की कोशिश करेंगे, ट्रैक करेंगे उन स्टूडेंट्स को कि पूरे अवंती में जितनी भी लिस्ट है बच्चों की, उसमें से मॉर्निंग एंड इवनिंग चुना है। ठीक है, दैट्स गुड। आपको जो प्रेफरेंस है अपनी, वैसे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी, बट अगर कुछ क्लैश हो जाए या कुछ, तो इसलिए सेकंड भरवाइए। इट्स ओके, कई पेपर अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, आते हुए भी ठीक है, हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तभी एक पेपर से हम किसी को जज नहीं करेंगे। आपके बहुत सारे पेपर्स होंगे, उसके बेसिस पर भी आप लोगों की ट्रांजिशन होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फोटोन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट फोटोन, ये ट्रांजिशन आप लोगों की चलती है। ठीक है, सो एक टेस्ट पे नहीं, बहुत सारे टेस्ट की परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी आपकी, और हम टॉप वीकली अचीवर निकालेंगे। तो आप लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हमारा भी नाम आना चाहिए उन बच्चों में, जो सारे अवंती फेलोज के जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसमें से हमारे बैच का कौन सा बेस्ट बच्चा था। ठीक है, तो मुझे अपने बैच के स्टूडेंट्स चाहिए इस लिस्ट में। सो मेक श्योर यू गाइस वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, बट ऑनेस्टली देना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज थोड़ी सी मुझे आपको बतानी है कि अब देखिए, इतने सारे बैचेस आ चुके हैं, इतने सारे बैचेस हैं, अब आप लोगों ने ही सभी सब्जेक्ट का टेस्ट, बिल्कुल जैसे अभी टेस्ट हुआ था ना, 3 अलग अलग, एक टेस्ट होगा, तीनों सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, बिल्कुल 20th जैसा ही टेस्ट होगा यहाँ भी। मेरा नाम बचे, माय नेम इज लविशा फॉर दोस्त जो नए हैं। ठीक है, और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ, और अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर सपोज आप लोगों ने 7 to 8 टाइम चूज कर लिया, कुछ बच्चे होंगे जो 8:30 to 9:30 टाइम सिलेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग अलग हो जाएंगे, आपका बैच डिफरेंट हो जाएगा। और हो सकता है अ, आप लोगों के टीचर भी अलग हो जाए, क्योंकि मैं अगर सपोज 7 to 8 को पढ़ा रही हूँ, तो मैं 8:30 to 9:30 नहीं पढ़ा रही हूँ, या मैं 8:30 to 9:30 पढ़ा रही हूँ, मे बी मैं 7 to 8 नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टाइम का आपको मंडे को पता चल जाएगा, या संडे को ही पता लग जाएगा। ठीक है, मंडे तक टाइम टेबल बन जाएगा। तो आप लोगों को ये जो टाइम टेबल है, तो देयर आर चांसेस कि आपके टीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाए, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि, है ना, टीचर चेंज हो सकते हैं। अगर आपका बैच चेंज होता है, तो उस टाइम पे आप लोग, आई होप कि आप लोग सभी नए टीचर के साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप, हाँ, मुझे पता है, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम मुझे आपसे ही पढ़ना है। देखिए, मुझे ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि
आप लोग मतलब मेरा कौन सा बैच होने वाला है मुझे सीरियसली नहीं पता। विशाल जी हम लेट ऑलवेज। हाँ हाँ मुझे हाँ आई नो आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं। देखिए हर टीचर और मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा कौन सा बैच होने वाला है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा बैच क्या होगा। हाँ अगर आप कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो 50% चांस है कि मेरे पास ही आओगे। थोड़े बहुत चांसेस ये भी हैं कि कोई और टीचर मिल सकते हैं। अब मुझे और आपको एक दूसरे से जान पहचान करवाने में कितना टाइम लग गया ना, 1 डेढ़ महीना लग गया तब हम एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हुए हैं। तो जो नए टीचर आएंगे उनको भी आप टाइम दीजिए। हो सकता है आपकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए टीचर के साथ, है ना? बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ पे सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक ही हैं। ठीक है। ओह मनीषा आई कैन अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच। मुझे भी सच बताऊं पुराने स्टूडेंट्स से विशाल 1 मिनट दीजिए बस, बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। बट आप लोग अगर ऐसी सिचुएशन आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि चेंज हो जाए तो आप लोग उसमें उस टीचर को 1-2 मिनट, 1-2 दिन, 1-2 वीक्स आप उसको नोटिस करें। ठीक है फिर कोई डिसीजन ले। टाइम चेंज क्यों हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना टाइमिंग में इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए अ, हमने आपको दोबारा ऑप्शन दिया है कि आप लोग अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट डालेंगे विशाल? 1 मिनट में माइक ऑन करती हूँ। वेट। देखिए अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आपके पास मेरा नंबर है ना, मनीषा एवरीबॉडी मेरे व्हाट्सएप पे जो मैं डालती हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती हम देयर टू हेल्प यू आउट। हाँ जी विशाल बोलिए, कुछ कह रहे हो आप? मैं वो आज हमारे यहाँ नेताजी आए हैं इसलिए थोड़ा नीचे गया हुआ था। ओके ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्लास लगा लीजिए अब। ये मैं समझ आ गया ना? हाँ कुछ कह रहे हो, बोलो। मैं तो आपकी रिक्वायरमेंट डाल दूंगा मैम, आपकी क्लास चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंक तो आएगा ना वैसे सभी क्लासेस का हमारे पास, ताकि मैम इसलिए मैंने कैटलिस्ट ले लिया कि आप हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने बोला तो था लास्ट क्लास में कि हर टीचर कैटलिस्ट भी पढ़ाएगी, फुटॉन भी पढ़ाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सच्ची नहीं पता, अगर मुझे पता होता ना मैं आप लोगों को बता देती कि मेरा ये बैच होने वाला है। मुझे भी नहीं पता मुझे कौन सा बैच मिलेगा। मैम ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, आपने ऐसे बिल्कुल वो नहीं करना। ठीक है कोई भी टीचर होंगे आपने उनको ऐसे बोलना नहीं है कि मैम हमें तो वही टीचर चाहिए थे। ठीक है अगर बाई चांस होता है तो आप इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे टीचर्स के साथ, हो सकता है वो टीचर मेरे से भी अच्छा पढ़ाए यार। हाँ हिमांशु इज लाइक हर बैच ओ गॉड। मेरे 2 नंबर हैं, दोनों पर व्हाट्सएप चलता है, एक फोन। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं छोड़कर जा रही हूँ स्कूल या कुछ नहीं यहाँ तो पर। हाँ मैं मुझे मेरे कोशिश से कुछ नहीं होगा, बट मैं हाँ हम ट्राई करेंगे। मैं आपको बता दूंगी जो भी बैच सिस्टम रहेगा। ठीक है मेरे को जब मिलेगा तो मैं बता दूंगी, अलॉट होगा, अभी मुझे खुद को नहीं पता। चलिए अब आगे बढ़े। अब आप लोग तो मुझे भी वो मतलब इमोशनली हो रहे हो सब लोग। इट्स ओके। सभी टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में टीचर्स आते हैं, सबसे पढ़ना चाहिए। हाँ अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए। हाँ जी रजित वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ। ओके सो जो बच्चे न्यू हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाँ लास्ट में बात करते हैं बिल्कुल। आप लोगों का इसका टेस्ट है ना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, तो आई थॉट कि आप लोगों को हिमांशु ने क्या लिखा था, प्लीज प्ले इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक, मैंने अब पढ़ा आपका मैसेज। अच्छा हाँ तो मैं कह रही थी कि आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ।
जो नीट में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चैट बॉक्स में उनका आंसर करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग वन बाय वन आंसर देना। मैम मैं तो अभी से स्कूल में रोता हूँ क्योंकि 3 मंथ्स बाद सबका साथ छूट जाएगा। ये तो है, बट अभी तो आप लोग +1 में हो, +2 तो है अभी 1 साल और। चलिए बाकी बातें ना हम बाद में करेंगे, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में। ओके आयुष, ओके। चलिए अब फर्स्ट का आंसर दीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से, अभी हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया है। मुझे आंसर नहीं मिला कोई अभी तक। इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? एवरीवन ट्राई। ओके, ए सी, बाकी भी ट्राई कीजिए। हैप्पी सिंह सी, ठीक है। बाकी सी सी सी, अच्छा तो सभी सी क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर ना केबीसी की तरह अपीयर होगा आप लोगों की स्क्रीन पे। इसका आंसर बी है। इंटेलिजेंट बच्चों, याद है कॉन्जुगेट एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते थे। होलो मतलब होल एंजाइम से याद रखना है आपने। गुड गुंजन, अब तो आंसर आप बोलोगे ही सही सब। होलो मतलब होल एंजाइम, इसमें प्रोटीन पार्ट था और नॉन प्रोटीन पार्ट था। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, हम यहाँ पे सीखने ही आए हैं। करो गलतियां, जितनी गलतियां करनी है यहाँ कर लो, बस नीट में नहीं करनी हमने, ठीक है? सो प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते थे और नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर, और कोफैक्टर का एक टाइप था कोएंजाइम। तो अब समझ आ गया? चलिए जल्दी से, बी लग रहा था, ठीक है। चलो अब सेकंड का। विशाल 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 प्लीज, इतने इस तरह से रिप्लाई नहीं करेंगे सभी, ठीक है? बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है, मैं चैट बॉक्स बंद नहीं करना चाहती। प्रॉपर अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की तरह आंसर देना है। सेकंड का ए, कोई कह रहा है सी। हाँ, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। द आंसर इज सी, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो लैग हो गया था, ठीक है? कोई बात नहीं, बट मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। एक ऐसा एंजाइम है जो, सी पे ताला लगा दिया जाए, ठीक है। जो नॉन प्रोटीनेशियस है, बाकी सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनेशियस है। और ये देखिए 2016 में आया हुआ है, पहला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छांट कर बड़े अच्छे से लेकर आई हूँ, तो ध्यान से इसको सुन लीजिए। बीच में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ बहुत इजी होंगे। जैसे फर्स्ट इजी था लेकिन फिर भी सबने गलत किया, ठीक है? चलिए तो अब नेक्स्ट बताइए किस पे ताला लगाना है। थर्ड क्वेश्चन। गुंजन इज सेइंग सी, ओके। अब मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूं कि इस क्वेश्चन में विच इज लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली बोला है, तो एक छोटा सा वर्ड ही पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल देता है। अब बताइए गुंजन। रजत, एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा, अभी सिर्फ थर्ड का होगा, फोर्थ का नहीं देंगे आप। हैप्पी सिंह डी, मनीषा इज सेइंग बी, कृष सिंह डी। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो प्रोटीन में होती है, हमने की थी, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब आप लोगों ने नाम पहली बार सुना है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता आयनिक बॉन्ड ही है। तो आयनिक बॉन्ड भी हमने पढ़ा है 3D स्ट्रक्चर में, जब हमने ऐसा सा एक फोल्डिंग वाला प्रोटीन किया था।
उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही होता है, और ये एस्टर बॉन्ड प्रोटीन में कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। समझ आया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन। रजत इज सेइंग, फोर्थ का बताइए अब। बिल्कुल, थर्ड का डी है, फोर्थ बताइए। विशाल इज सेइंग सी, ओके। रजत इज सेइंग बी। बी। चलिए तो इसका स्क्रीन पे आंसर शो करा जाए। इसका आंसर है सी, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में जानबूझकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पिक द इनकरेक्ट, ये बड़ा ध्यान रखना आपने। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, लीस्ट, मोस्ट, ये छोटे छोटे वर्ड्स पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल देते हैं। तो ग्लाइसिन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें वेरिएबल ग्रुप होता है एच। सल्फर कंटेनिंग तो कुछ और अमाइनो एसिड्स थे, मैंने आपको बताए हैं जब हमने डाइसल्फाइड लिंकेज किया था। डाइसल्फाइड लिंकेज में हमने पढ़ा था ग्लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, याद है नाम आपको? आयुष, हर्षिता, याद है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मैंने नाम लिए थे, बताइए। इसका आंसर है सिस्टीन और मेथियोनिन। सिस्टीन और मेथियोनिन ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हमें सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए ना, हमें ये आंसर क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो सिस्टीन और मेथियोनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर होता है, ग्लाइसिन में सल्फर कहीं नहीं होता। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो मैंने काइटिन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था आप लोगों को प्रॉपर। टेक योर टाइम, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, हिमांशु ने देखो पूरा आंसर ही लिख दिया। ओके, सी। सी, रजत सिंह ए। ओके, चलिए तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल आयुष ने सही लिखा, आंसर इज सी। मैंने आप लोगों को बताया था नैग, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामिन। देखो एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। अगर मैं ग्लूकोज को मॉडिफाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोजामीन बना दिया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बना दिया, तो वो हो गया नैग। नैग इज व्हाट? इट इज अ मॉडिफाइड शुगर। तुक्का सही नहीं जा रहा, तुक्के पर डिपेंड नहीं करना। मैं देख रही हूँ रजित ने तुक्का मारा है और मुझे पता लग जाता है क्योंकि सबका सी था, सिर्फ एक ही बच्चे का ए था। तो और ये मैंने कराया भी था, शायद आप उस क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, आप न्यू आए हैं तो इसलिए भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरा भी तुक्का कभी सही नहीं बजा आज तक, मेरे तुक्के हमेशा गलत होते हैं। नैग इज अ मॉडिफाइड शुगर, तो जो नैग का पॉलीमर होगा ये काइटिन है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है या सिंपल पॉलीमर है? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होगा काइटिन या सिंपल पॉलीमर होगा? पहले ये बताइए। वेरी गुड मनीषा, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होगा। ठीक है, चलिए अब सिक्स्थ बताइए। आयुष ने तो बता दिया सिक्स्थ का आंसर। गुड गुंजन, ओके, अरे वाह, एक ऐसा इकलौता आंसर आया जिसमें मुझे सबकी यूनिटी दिख रही है। विशाल इज फर्स्ट, पहले में भी थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखें क्या है। हाँ, बस रजित ने यूनिटी जरूर तोड़नी होती है। रजित ने तुक्का मारना है और रजित का तुक्का हमेशा गलत जाना है। सिर्फ एक गलत गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो आंसर इसका डी है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड
में हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किया था, अगर आपको याद हो। ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन के साथ होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन के साथ 2 एस्टर ग्रुप्स बनाता है, तो हम उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते थे। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज की ये इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। अब मेन तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। इंट्रोडक्शन ही दूंगी, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा सा चैप्टर है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स इतना बड़ा था ना, ये छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा, हमारी बॉडी में ऐसा सब कुछ भी होता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब कुछ भी हमारी बॉडी में होता है। मतलब आपको बहुत कुछ नया अपने ही बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सब कुछ भी हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल रजित, नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर होकर आना। गुड, ओके। सो पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को पता है कि एक जाइगोट, जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जाइगोट बनता है, जो क्या है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है। जाइगोट जो फ्यूजन में बनता है, ये एक सिंगल सेल होता है। क्या आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना कि यही एक सिंगल सेल बाद में बड़ा होकर पूरे ह्यूमन बीइंग में बदल जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये कैसे हुआ? एक सेल ने मिलियंस ऑफ सेल्स वाला ह्यूमन बीइंग कैसे बना दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? इस सेल से लाइफ बिगिन हुई, लेकिन इसने मिलियंस ऑफ सेल्स कैसे बना दिए? एक ह्यूमन बीइंग, एक सेल से शुरुआत हुई थी। वेरी गुड गुंजन, दिस इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि ये जो सेल है ये टिक कर नहीं बैठा, इसने आगे 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 बहुत सारे सेल्स बनाए और सेल डिवीजन की। वेरी गुड हिमांशु। ठीक है, सो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में बता दूं, बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती है। तो डीएनए तो हमें पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जब हमने 8th चैप्टर किया था ना सेल वाला, तो उसमें हमें डीएनए के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, अब हमें डीएनए के बारे में पता लग गया, तो अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ सकते हैं। हमें डीएनए के बारे में क्या पता है कि एक तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इसमें सारी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डीएनए, ये तो बहुत जूम करके दिखाया हुआ है, एक्चुअल में डीएनए कैसा दिखता है देखिए। ये फर्स्ट डायग्राम है डीएनए का जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो डीएनए बहुत लंबा ऐसा एक स्ट्रैंड होता है, जिसको अगर मैं खोलूंगी ना तो 2 मीटर लंबा धागा बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो डीएनए है, इसको और जूम आउट किया तो ये एक थ्रेड की तरह ही दिखता है, जो कुछ प्रोटीन्स के अराउंड रैप किया हुआ है। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए। ठीक है, और जब सेल को डिवाइड करना होता है तब ये डीएनए क्या फॉर्म ले लेता है? क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये समझ आया? अब मैं आपको जो और अच्छे से समझाऊंगी ये क्रोमोसोम कब बनता है, इसके लिए आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है, दिस इज नॉट मैगी, पहले ही बता रही हूँ, कहीं पता लगे कि हमें भूख लग गई और हम क्लास छोड़कर भाग गए और पहले मैगी बना रहे हैं जाकर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारा जो डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस के अंदर, ये पर्पल कलर का जो बाउल है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर
इस तरह से ये डीएनए प्रेजेंट है हमारा। इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन, अनकंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, क्रोमैटिन। जब सेल ने डिवाइड करना है, एक सेल डिवाइड करेगा तो उसके अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो अंदर का डीएनए भी डिवाइड करेगा। इतने इंटैंगल्ड फॉर्म में अगर डीएनए प्रेजेंट है, एक दूसरे में उलझा हुआ, उसको डिवाइड करना, उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, सिर्फ उस टाइम पे ये जो डीएनए है ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को बहुत एक सुधरे हुए बच्चे की तरह बना लेता है। ठीक है, तो ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे जो ये डीएनए इतना उलझा हुआ था, ये अपने आप को सुलझा लेता है और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। तो नॉर्मली डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब डीएनए को, जब सेल ने डिवाइड करना है, तब डीएनए किस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। वे क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, ये आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए कि सेल के अंदर डीएनए किस तरह से प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद है। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक सेल है, अगर ये सेल आधा आधा बंट जाता है, आधा हो जाता है, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। फिर ये सेल आगे डिवाइड करेगा तो ये और छोटा हो जाएगा, फिर ये आगे डिवाइड करेगा तो इसमें और छोटे सेल्स बनेंगे। तो ऐसे तो एक टाइम पे सेल खत्म ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। अगर इस तरह से डिवीजन होने लग जाए तो सेल तो एक पॉइंट पर आकर गायब ही हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। तो जो सेल है वो ऐसा नहीं होता है, सेल अपने आप को पहले डबल करता है फिर डिवाइड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमारे नेचर में क्या होता है, हम एक कोई भी पूर्वज जो है, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों में बराबर की प्रॉपर्टी बांटते हैं। ठीक है, नेचर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर सपोज, बट फर्क इतना है कि अगर सपोज किसी को अपने पूर्वजों से 1 लाख रुपया मिला जायदाद में, ठीक है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को भी 1-1 लाख दूं, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए दिए थे, तो मैं भी अपने बच्चों में 1-1 लाख ही बांटू। लेकिन अगर ये इस 1 लाख को हाफ ऑफ कर देगा तो उसके दोनों बच्चों के हिस्से कितने आएंगे? इस 1 लाख को 2 में बांटेगा तो कितने आएंगे? 50-50 हजार। 50 हजार एक बच्चे को और 50 हजार दूसरे बच्चे को। लेकिन ये क्या चाहता है कि मुझे 1 लाख मिले थे तो मैं भी अपने बच्चों को 1-1 लाख दूं, दोनों को 1-1 लाख दूं। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, 1 के 2 लाख बनाने पड़ेंगे, तब जाके जब ये अपने बच्चों में बांटेगा तो इसके बच्चों को 1-1 लाख रुपया इनके हिस्से आएगा। ये चीज समझ आई? ये तो बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना। तो उसी तरह हमारा सेल पहले अपने आप को डिवाइड करने से पहले क्या करता है? ग्रो करता है, अपना सारा कंटेंट डबल करता है, मेहनत करके, कमाई करके। ठीक है, फिर आगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो सेल डिवीजन है, ये देखने में जो सिंपल लगती है, इट इज एक्चुअली सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स इस सेल साइकिल में हो रहे होते हैं। इतना सिंपल नहीं है सेल डिवीजन का प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। बहुत सारे इवेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो सेल साइकिल है, इसमें सिर्फ सेल डिवाइड नहीं करता, इसमें सबसे पहले सेल क्या करता है? ग्रो करता है, अपने आप मेहनत करके, पैसे कमा के अपने आप को डबल करता है। उसके बाद फिर सेल डिवाइड करता है। पहले बाप ने क्या किया? मेहनत करके 1 के 2 लाख बनाए, फिर अपने बच्चों में 1-1 लाख बांटा। तो सेल ने भी क्या किया? पहले मेहनत करके अपने आप को डबल किया, अपने अंदर जो भी कंटेंट है सब कुछ डबल कर दिया। क्या क्या डबल कर दिया? अपने ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर सब डबल कर दिए। ठीक है, अपने अंदर का जो डीएनए है वो डबल कर दिया।
फिर जो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सब डबल कर दिए। इनफैक्ट जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड कंटेंट है वो भी डबल कर दिया। फिर हाफ हाफ बांटा। बिल्कुल हैप्पी, वेरी गुड। तो सेल साइकिल में दो कंपोनेंट्स हैं, पहले सेल ग्रो करेगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड करेगा। विशाल, आपको नेटवर्क इशू आ रहा है, ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका ना जरूर सुन लेना। रियल में देखने हो मतलब आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया? ठीक सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखे नहीं कभी? ओके। ये जो सेल्स है ना, ये माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर दिख जाते हैं। हाँ जी हिमांशु, उस पे हम आएंगे अभी। स्टोमेटा देखा होगा, वो लीफ के सेल्स होते हैं, लीफ के सेल्स में होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा दिखाया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मे भी आगे आगे दिखा दें। ओके, तो सेल साइकिल मैंने आपको बताया। सेल साइकिल क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सबसे पहले सेल अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, फिर सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मतलब उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है। रजित, अभी हम थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगी, ठीक है? ओके। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा, फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी डबल करेगा, ऑर्गेनेलीज, मैक्रोमोलिक्यूल, सब कुछ, और फिर बाद में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये अपना वो जायदाद वाला सिस्टम याद रखना है। 1 लाख को ही बच्चों को भी 1-1 लाख देना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करके पहले 1 का 2 लाख बनाना पड़ेगा, फिर बच्चों में बांटना है। ठीक है, अब सेल को डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है? सेल डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई ग्रोथ, याद है, जाइगोट से ह्यूमन बीइंग बनाना है पूरा, एक जाइगोट से पूरा ह्यूमन बनाना है, तो अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। वी हैव टू सस्टेन लाइफ। उसके लिए सेल का डिवाइड होना बहुत जरूरी है। हर एक सेल की एक लिमिट है ना, एक एज है, कुछ टाइम बाद वो सेल मर जाएगा, तो अगर उसने आगे नए सेल ही नहीं बनाए तो फिर तो ऑर्गेनिज्म ही डाई कर जाएगा किसी टाइम बाद। ठीक है, सो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए सेल का नंबर बढ़ना जरूरी है। अब देखिए, ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि एक सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका साइज बड़ा हो गया तो हमारी ग्रोथ हो गई। साइज में बढ़ना इज नॉट ग्रोथ। हमारी ग्रोथ कैसे होती है? एक सेल से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है बॉडी में। हमारी बॉडी में सेल का साइज के बड़े होने को ग्रोथ नहीं कहते, सेल के नंबर इंक्रीज होने को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन है कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, सेल्स डाई कर गए हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में अगर 100 सेल्स हैं किसी इंसेक्ट के, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, बेचारे के सिर्फ 90 सेल रह गए, 10 सेल मर गए, तो फिर ये 100 रिस्टोर करने के लिए क्या होगा? सेल्स डिवाइड करेंगे और हमारे 100 सेल रिस्टोर हो जाएंगे। हम सभी सेल से बने हैं, बिल्कुल, तभी तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये दो टाइप की सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इस पे मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बिकॉज माइटोसिस मेयोसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, तो मेयोसिस को क्या कहते हैं? माइटोसिस को तो इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, मेयोसिस को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? मेयोसिस को हम क्या बोलते हैं? फिर से क्या समझाओ? माइटोसिस मेयोसिस, अच्छा बता देती हूँ। मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है? एक पेरेंट सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब दो सेट पेयर्स में है क्रोमोसोम सारे।
इसको 2n बोलते हैं। हर एक क्रोमोसोम अपने अपने पेयर के साथ है, अपने साथी के साथ है। फिर इससे क्या बनते हैं, 2 सेल्स बनेंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। ये डॉटर सेल्स हुए। डॉटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट सेल से सिमिलर होते हैं। जैसे 1 लाख से दोनों बच्चों में 1-1 लाख बना, ये माइटोसिस है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें बिल्कुल सेम टाइप के सेल्स बनते हैं। लेकिन जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, मियोसिस कहाँ होती है, हमारे जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स मतलब जो गेमीट्स बनाते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, मेल गेमीट फीमेल गेमीट बनती है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डिप्लॉयड सेल होता है वो बिल्कुल, वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड में। इसमें जो डीएनए का कंटेंट है वो हाफ हो जाता है। जो क्रोमोसोम का पेयर था, अब ये अकेले अकेले क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि बाद में जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करेंगे तो उसके बाद डीएनए कंटेंट रीस्टोर हो जाए, दोबारा से डबल हो जाए। ठीक है, सो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, जर्म सेल्स में होगी। और बाकी हमारे नॉर्मल सेल्स जो है, हमारे हार्ट के सेल्स, लिवर के सेल्स, स्किन के सेल्स, वो सारे सोमेटिक सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस हो रही है। ठीक है, सिर्फ मेल्स के टेस्टिस और फीमेल्स में जो ओवरीज हैं उसके अंदर मियोसिस हो रही है, जिसमें गेमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने किया हुआ है। फॉर फर्दर डिटेल्स आप ये टेबल रेफर कर सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस का। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, नोट्स में, ताकि आप अगर बाद में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जो नीचे के पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, ये हम आगे जब कवर करेंगे आपको तब क्लियर होंगे। ठीक है, ओके। अब उससे पहले मैंने आपको बताया नहीं, मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे नहीं होती है। जब मियोसिस तो नॉर्मली हमारी बॉडी में गेमीट्स बन रहे हैं तो चल रही है, लेकिन होती सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है। रिप्रोडक्शन के टाइम नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। हर टाइम हो रहा होता है, बट होता सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने आपको बोला कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है, एक सेल साइकिल फॉलो करता है। इस सेल साइकिल को हम ये सर्कल समझते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा सा इसका 1/4 हिस्सा या बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये अच्छा नहीं बना, तो ये बहुत बड़ा पार्ट जो है, जिसको मैं ऐसे व्हाइट से शेड कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। अब ये क्या है ये मैं बताऊंगी। और ये छोटा सा जो पार्ट है जिसको मैंने येलो शेड किया है, दिस इज एम फेज। जो एक सेल साइकिल है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। अब मैंने आपको बताया था कि एक बार फोटो, आपने इसकी फोटो लेनी है, ले लीजिए। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेल साइकिल है इसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक सेल की ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। मेहनत करके पहले 1 के 2 लाख बनाने हैं और फिर हमने डिवाइड करना है। तो जो ग्रोथ वाला टाइम है, जब सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, ठीक है, अपने सारे कंटेंट को डबल कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और सेल के और जो उसका डीएनए है वो भी डबल हो रहा है इस फेज में। और एम फेज में हमारी एक्चुअल सेल जो है वो डिवाइड करता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप लोग 2 साल, हाँ इंटरव्यू याद है, मैं वही बताने लगी हूँ मनीषा, भी आपको देखना क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। नीट का एग्जाम देना है हमने, हम मेहनत कर रहे हैं, हमने 2 साल पढ़ना है। ठीक है, और 2 साल बाद हमने नीट में बैठना है। और क्या नीट का एग्जाम भी 2 साल लंबा चलेगा? नीट का एग्जाम कितनी देर का होता है? सिर्फ 3 घंटे का। उस 3 घंटे के एग्जाम के लिए हमें
2 साल मेहनत करनी पड़ रही है, अपनी नॉलेज को ग्रो करना पड़ रहा है, नोट्स इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, सब कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये क्या फेज है? ये हमारा इंटरफेज है। एक्चुअल में हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? नीट के लिए। तो जो सेल है वो इतनी मेहनत, इतनी ग्रोथ, इतनी रेप्लिकेशन किस लिए कर रहा है? एम फेज के लिए। और वो एम फेज कुछ टाइम के लिए होता है। अगर सपोज एक सेल 24 घंटे में डिवाइड होता है तो सिर्फ अपना 5% टाइम वो एम फेज में रहता है। मोर देन 95% टाइम एक सेल इंटरफेज में बिताता है। जैसे कि हम ज्यादा टाइम नीट की तैयारी करने में बिता रहे हैं या नीट का एग्जाम देने में ज्यादा तैयारी देते हैं। हिमांशु, रिलेटेबल है ना? बिल्कुल। ज्यादा टाइम हम किस में बिता रहे हैं? नीट की प्रिपरेशन में या नीट को देने में? नीट एग्जाम में। बिल्कुल, नीट की प्रिपरेशन में। तो ये जो आई फेज है इसको हम प्रेपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। बिल्कुल हैप्पी है ना? प्रेपरेशन में घुसते हैं तो ये हमारा प्रेपरेटरी फेज है। तो जो सेल है उसने मेन काम तो देखो उसका है डिवाइड करना, लेकिन उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी डिवाइड होने के लिए, तो वो फेज है इंटरफेज। ठीक है। सो जो सेल साइकिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज बोलते हैं। इंटरफेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये हम अभी पढ़ेंगे। इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें सब कुछ डबल हो रहा है। मटेरियल, हम नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं, इधर से नोट्स ले लिया, बुक्स खरीद रहे हैं, 1 बुक 2 बुक, एमसीक्यूज की बुक ले रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक्स खरीद रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं ना, अपना मटेरियल डबल कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल। तो ये इंटरफेज है हमारा, हम इंटरफेज में चल रहे हैं। फिर जो फाइनल नीट का टाइम आएगा वो होगा हमारा एम फेज। ठीक है। सो एम फेज 2 तरह का होता है जब सेल ने एक्चुअल में डिवाइड करना है। ठीक है। दैट वुड बी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जैसे कि नीट में तो 2 लेवल्स नहीं होते, जेई में होता है ना, मेंस एंड एडवांस। उस तरह से जो हमारा एम फेज होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कैरियो वर्ड मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवाइड। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ये तो आपने अमीबा में भी देखा होगा। एक सेल होता है, पहले उसके अंदर 2, एक न्यूक्लियस डिवाइड कर गया 2 में, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, और ये जो सेल है ये 2 पार्ट्स में बंट जाता है। तो एम फेज बाद में करेंगे, आज हमने आई फेज करना है, यानी कि ग्रोथ वाला फेज पढ़ना है। तो आई के 3 फेजेस हैं, G1, S और G2 फेज। अब ये क्या है? पहले इंटरफेज देखते हैं क्या है। इंटरफेज जो है ये 2 माइटोटिक फेजेस के बीच का फेज है। इंटर इसको इसलिए कहते हैं, जैसे अभी आप एक बहुत बड़ा एग्जाम दे के रहते हो, 10th के बोर्ड एग्जाम दिए आपने, उसके बाद अब आपने 2 साल बाद क्या देना है? एक बहुत बड़ा एग्जाम नीट का और 12th के बोर्ड, ये आपने बड़े एग्जाम देने हैं। बीच में अब ये जो +1 +2 का टाइम है ये क्या है? ये आपका इंटरफेज है, यानी कि आपका प्रेपरेटरी फेज है। तो उसी तरह 2 माइटोटिक साइकिल्स के बीच का जो फेज है वो होता है रेस्टिंग फेज, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, जिसमें हम कोई पेपर नहीं दे रहे। ठीक है। हाँ, नीट मतलब सेल डिवाइड हो गया, बिल्कुल। क्योंकि मेन काम सेल का क्या है? सेल डिवाइड करना। एक सेल डिवाइड किया 2 में, फिर ये आगे डिवाइड करेगा 2 में। तो ये 2 डिवीजन के टाइम के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में एक सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन, ये 2 चीजें होती हैं। सेल ग्रोथ मतलब सेल का सारा कंटेंट डबल होना, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बन जाना, फोटोस्टेट कॉपी डीएनए की, बिल्कुल। ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, 95% से ज्यादा वक्त टाइम जो सेल है वो इस फेज में गुजारता है, और ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1, S और G2। अब हम देखते हैं ये G1, S और G2 फेज क्या है। सबसे पहले G1 फेज है, जैसे आप लोग अभी मेडिकल में आपने ज्वाइन किया ही है जस्ट। ठीक है। सो इस टाइम पे सेल क्या करेगा? इसको जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी सारा मटेरियल अपना डबल कर लेगा। इसमें जो प्रोटीन्स हैं, इसने अपने प्रोटीन्स डबल कर लिए, नए प्रोटीन्स बना लिए। इसने अपने ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम सब डबल कर लिया। ठीक है। क्योंकि इसको पता है इसने 2 पार्ट्स में बांटना है, अपने 2 बच्चों में बराबर बांटना है सामान, तो जो जो है सब कुछ डबल कर लिया। ठीक है।
सिर्फ पैसा ही नहीं, आप कह सकते हैं कि जो उसके अकॉर्डिंग जो अगर बाकी चीजें हैं, ठीक है, हर सामान उसने डबल कर लिया ताकि बच्चों में बराबर आ जाए। और प्लस इसमें साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई। जो इतना लिक्विड पार्ट था अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है, आपको पता है क्या होता है? साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, 1 ग्लास पानी था, आधा आधा ग्लास पानी था, अब साइटोप्लाज्म में वॉल्यूम बढ़ गई और डबल हो गया, तभी ये बाद में दोबारा हाफ हाफ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म मतलब जो उसकी लिक्विड फ्लूइड वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। अब सेल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। कैरियोप्लाज्मिक रेशियो 2 वर्ड्स से बना है, कैरियो और प्लाज्मिक। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो हर सेल में ना इसका जो कंटेंट है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब जितना न्यूक्लियस का अमाउंट है उतना ही मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो रेशो उनकी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अगर 1:1 है तो ये 1:1 रेशो मेंटेन होनी चाहिए, 1:2 है तो 1:2 रेशो मेंटेन होनी चाहिए। अब जीवन फेज में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखिए, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यानी कि ये वाला कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियस में भी कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर वाला कंटेंट नहीं जीवन में डबल होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म बढ़ा है, तो ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये रेशो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक चीज बढ़ गई दूसरी चीज तो बढ़ी नहीं। अब भाई न्यूक्लियस को बोला जाएगा कि न्यूक्लियस देखो आपका भाई साइटोप्लाज्म आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, अब आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो जीवन फेज है, जब साइटोप्लाज्म इसमें कंटेंट बढ़ जाता है, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये एक तरह से ट्रिगर करता है कि अब सेल को, अब जो सेल के न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियस को भी डबल करना पड़ेगा। न्यूक्लियस डबल मतलब इसके डीएनए को डबल होना पड़ेगा, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म हो गया है तो अब न्यूक्लियस को भी डबल होना पड़ेगा। तो अब जीवन के बाद सेल कौन से स्टेज में आ जाता है? एस फेज में। एस फेज क्या है? जिसमें, जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। डीएनए, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की कॉपी बन जाती है एक। अब इसमें एक बहुत खास रूल है जिसका ध्यान रखा जाता है। नेचर, जो मदर नेचर है, हमारी मदर अर्थ है, नेचर ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि एक साइकिल में, बहुत सीवियर कंट्रोल मैकेनिज्म है, स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि एक डीएनए, एक सेल साइकिल में डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट होगा, सिर्फ एक बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तभी मतलब 1 लाख का सिर्फ 2 लाख ही बनेगा, सिर्फ एक बार डबल होगा, 3 गुना नहीं होगा, तभी ये सिर्फ 2 ही सेल्स में डिवाइड होगा। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, मैम एक सेल 3 में क्यों नहीं डिवाइड होता? क्योंकि उसके पास 3 लाख रुपए ही नहीं है, वो 3 बच्चे पैदा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पास सिर्फ 2 लाख है और उसने उसी को 1-1 लाख बांटना है, तो ऑब्वियसली उसको 2 ही सेल्स में डिवाइड होगा वो। ठीक है, सो एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए डबल हो रहा है। देखिए आप नीचे, ये जो डीएनए था ये क्रोमोसोम्स हैं, अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे, ये क्रोमोसोम था, अब क्या हो गया, इसी क्रोमोसोम का इसके ऊपर सिस्टर क्रोमैटिड बन गए। डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं हुए हैं। नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही है, 1 ही है ये। लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा G2 फेज, यानी कि अब हमारे नीट के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम रह गया, अगले महीने हमारा नीट है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हम रिवीजन करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हाँ भाई अब जो मोस्ट अवेटेड पल था वो घड़ी आ गई। बस 1 महीने का टाइम है, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे निकल आते हैं जो हमने पहले पढ़े नहीं थे या छूट गए थे। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी होती है ना, हमेशा जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले कहते हैं रिवाइज जरूर कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम छूट जाते हैं। तो G2 फेज इज लाइक अ रिवीजन फेज।
जब पता है कि अगले महीने पेपर आ गया नीट का, या कुछ दिनों बाद नीट का पेपर है, तो एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया। तो ये जो G2 फेज है, इसमें ये ग्रोथ 2 फेज है, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। अगर कुछ चीज रह जाती है, मोर ऑर्गेनेलीज और ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स वो इसमें बनते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। G2 फेज इज लाइक अ प्रेपरेटरी फेज। अब वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि हाँ वो वक्त आने वाला है जिसका हम 2 सालों से वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी G0 फेज का। इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुछ लोग आपने देखा सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, जिंदगी के मोह माया से जो साइकिल है, ठीक है, शादी करनी, फिर बच्चे करने, फिर आगे है ना, फिर शादी करनी, फिर आगे, इस तरह से साइकिल चलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस मोह माया की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ठीक है, जी रहे हैं बट इन सब चक्रों में नहीं पड़े हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते या बहुत कम डिवाइड करते हैं। वो होते हैं जैसे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए, ये बहुत कम, बहुत रेयरली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये अपने आप को सेल साइकिल से बाहर निकाल लेते हैं और संन्यास ले लेते हैं, और उस संन्यास वाले उसको बोलते हैं हम क्यूसेंट स्टेज या G0 फेज। इसमें जो सेल साइकिल, जो सेल है हमारा, वो G1 फेज को एग्जिट करके G0 फेज में आ जाएगा। हाँ, कभी जरूरत पड़े सेल डिवाइड करने की तो दोबारा G1 फेज में आके अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा, लेकिन मोस्टली ये अपने आप को अलग कर देगा सेल साइकिल से। ठीक है, क्यों इतनी एनर्जी लगानी जब डिवाइड ही नहीं करना। इस दुनिया में रह के करना भी क्या है ना। इस दुनिया में रह के बंदा संन्यास नहीं ना ले सकता अपने घर वालों के बीच में, अलग जाना ही पड़ेगा ना जंगलों में या अलग शांत जगह में। तो अगर उसको डिवाइड नहीं करना तो उसको एक अलग स्टेज पे जाना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं G0 फेज। अब ये कोई जगह नहीं है सेल की, ये सिर्फ एक फेज है जिसमें वो डिवाइड नहीं करता। सन्यासी लोग जिंदा होते हैं, ठीक है, सांसें उनकी चल रही होती हैं, तो ये सेल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसके अंदर सारे रिएक्शंस वगैरह चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोलिफरेट यानी कि डिवाइड नहीं कर रहा। अंदर उसके रिएक्शन सब चल रहे हैं बट ये सिर्फ डिवाइड नहीं करता। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ G0 वाला कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से। अभी तक आज हमने जो पढ़ा वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी गुंजन बोलो। रजित आप इतना सब कुछ, आप क्लास नहीं सुन रहे थे? यू वर टाइपिंग फॉर सो लॉन्ग। अब ये नीट का पैटर्न मैंने नहीं सिलेक्ट किया, तो मैं नहीं बता सकती MCQ क्यों और दूसरा नहीं क्यों नहीं है। हाँ जी, एकदम क्लियर हो गया मनीषा को? बाकी सबको क्लियर है? गुंजन आपने तो नहीं कुछ बोलना? हाँ जी बोलो। मैम जब डीएनए डबल हो जाता है क्रोमोसोम नंबर सेम क्यों रहते हैं? क्रोमोसोम भी तो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए में नहीं प्रेजेंट होते, क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। मैंने ये बताया ना, क्रोमोसोम डीएनए के बने हुए हैं। क्रोमोसोम अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि देखो, आपने ये सेल साइकिल में किया है ना, सेल चैप्टर में, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये एक ही सेंट्रोमियर के साथ अगर अटैच्ड है तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे, ये एक ही क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है गुंजन, समझ आया? इसके अंदर देखो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, कंटेंट डबल हो गया, लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम है। आप मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कैसे एग्जांपल दूं इसमें मैं आपको, कि कुछ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो जुड़े होते हैं दो आपस में, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, तो बट वो एक ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है क्योंकि वो एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड है,
तो वो एक ही क्रोमोसोम काउंट होगा। गुंजन क्लियर हो गया? मैम यदि दो अलग अलग एनिमल्स का डीएनए, बच्चे ये जीन हर एनिमल में हम ऐसे थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, मतलब अभी साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप प्रोसेस है। ये देखने में बहुत इजी लगता है कि दो जीन उठाया उसमें डाल दिए, बट जीन कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो दिख रही है हमें। ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, ये केमिकल्स हैं। जीन क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बनी हुई है। तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकली ये लगता है कि हाँ बहुत आसान है, एक की जीन दूसरे में डालो वो उसके जैसा बन जाएगा, बट ये अभी इट टेक्स टाइम। ऐसी चीजों में साइंस अभी एडवांस होगी। ठीक है। एंड हैप्पी जी क्या कह रहे थे? मैम आप ही हमें पढ़ाना। ठीक है हैप्पी, पूरी मेरी, मैं तो वैसे कोई कोशिश इसमें कर ही नहीं सकती हूँ, बट होपफुली हो सकता है। वैसे भी सोच रही हूँ कि हम अलग ही होंगे। बी पॉजिटिव, क्या पता आप लोग मेरे ही क्लास में आए। मेरी क्लास कब होगी? अब हमारी होगी आपकी नेक्स्ट ट्यूसडे। हैप्पी तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस क्लास को पढ़ाकर। इस क्लास के आगे ना मैंने स्पेशली लिखा हुआ था कि बहुत अच्छा बैच है ये बच्चों का, इट्स अ नाइस क्लास। हाँ, ट्यूसडे को होती है अब आपकी क्लास, लेकिन अब टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपका टाइम चेंज हो सकता है। अब नया टाइम टेबल बनेगा ना? आप इसी पे काम करना चाहते हो? वेरी गुड आयुष, फिर तो आई थिंक आपको जाना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। उसमें सारा जीन्स पर काम होता है। मेरा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी एक सेमेस्टर में पढ़ी है, बट उसमें सारा ये जेनेटिक वर्क आयुष उसमें होता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, फर्स्ट टाइम क्लास ली, थैंक यू रजत। जीन्स पे काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड वुड बी बेस्ट फॉर यू। मनीषा इज लाइक मैं तो आपकी क्लास ही ज्वाइन करूंगी, जो मर्जी हो जाए, जहां से मर्जी मुझे लिंक ढूंढना पड़े। हम्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्टिल